Hello students, today I will be discussing about some details of bar magnet and its properties. Starting with this bar magnets, let me tell you something about its magnetic length and geometric length first. Suppose this is a magnet, right? Let me make again. This is a magnet. Now, the location of the pole within the magnet is not exactly at the face of its, it is a bit rather than inside. Actually, definition of the location of pole is, it is a point where force of attraction or repulsion is the highest most. And if we dip a bar magnet into iron powder or iron scrap, what do we see is the distance, the location of attracting it or repulsing it or repulsion is maximum, is a bit inside. So the distance found is, let me mark as a small l. This is called as the magnetic length. That means जो पोल से पोल का डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ. एट द सेम टाइम जो फेस टू फेस डिस्टेंस है, एक फेस भी तो है इसका, ये फेस है, कौन सा, ये देखिए, ये फेस है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इसको बोलते हैं फेस डिस्टेंस. इसको ज्योमेट्रिक लेंथ भी कहते हैं. तो स्मॉल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ, magnetic length, while capital L is called as geometric length. For a straight bar magnet, this length ratio, a small n by capital L, is fixed, which is 0.84. That means 84% of the geometric length is the magnetic length. That is, L is equal to 84% of geometric length, right? अब कितना बच गया? अब बच गया 16%. 16% में ये वाला पार्ट कितना होगा बेटा? ये वाला पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट, this part will be equal to 0.08 L. और एक और बचा हुआ इधर से, ठीक है, ये वाला पार्ट भी कितना होगा? 0.08 L. ठीक है, तो ये जो हमने बताया आपको कि 0.84 होती है, ठीक है, ये केवल और केवल स्ट्रेट बार मैग्नेट के लिए होती है, स्ट्रेट बार मैग्नेट के लिए, राइट? नाउ सेकंड इंफॉर्मेशन, a bar magnet is dipole. As it is sounding dipole, मतलब क्या हो गया? दो पोल है. इन पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है. अगर इसको हम लोग कट भी कर दें, ठीक है, तो न्यू पोल्स आर जनरेटेड. तो मैग्नेट जो है वो बाय बर्थ डाइपोल है. इसलिए
इस तरीके का जो स्टेटमेंट होगा मैथमेटिकल वाला, जो हम लोगों ने वहां देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, E डॉट ds कितना होता है, ये हमेशा यहाँ पे कितना आता है, 0। इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है, इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस ही यही है दैट द मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और एज अ थर्ड इंफॉर्मेशन, जो पोल होती हैं मैग्नेट की, जो पोल है, ठीक है, पोल ऑफ द मैग्नेट जिसका सिंबल स्मॉल m होता है, उसका यूनिट एम्पियर इनटू मीटर है। एक्चुअली ये जो एम्पियर इनटू मीटर है, अगर इसका यूनिट को देखें हम लोग ध्यान से, ठीक है, तो ये बात समझ में आती है कि बार मैग्नेट के चैप्टर में एम्पियर जैसा टर्म कैसे आ गया। अगर इसको सोचने बैठे हैं कि एम्पियर इनटू मीटर कैसे आ गया, ठीक है, तो इस सीरीज में हम कुछ फॉर्मूला अगर देखेंगे तो चलेगा पता कि ये ऐसा क्यों है। ये इक्वेशन आपको याद होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये हम लोग कहाँ यूज करते थे, ये यूज करते थे हम लोग जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता था, तो उस समय उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगती थी, उसका फॉर्मूला था ये। अगर हम लोग इस बारे में बात करें, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, ये क्या था, इट इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इन द सेम सीरीज अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट देखें, तो यहां क्या था, यहां पे था, यहां बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हैं इसको, ठीक है। सेम पैटर्न पे इस चैप्टर में F इज इक्वल टू एम बी कॉन्सेप्ट है। इसीलिए स्मॉल m को हम लोग मैग्नेटिक चार्ज भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। अब मैंने आपको यहां पे जो इक्वेशंस लिख के दिखाई हैं, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी और इक्वेशन डी, ए बी डी में देखें, अगर किसमें, ए बी डी में अगर देखें, इक्वेशंस ए बी डी में देखिए, अगर इक्वेशंस ए बी और डी में देखें, तो सबके एलएचएस में फोर्स है और सबके राइट मोस्ट में बी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ए में जो क्यूवी का यूनिट है, इक्वेशन बी में जो आईएल का यूनिट है, वही यूनिट स्मॉल एम यानी मैग्नेटिक पोल को भी देने चाहिए। दिस इज द रीजन दैट कि जब कंपेयर करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि आईएल बिल्कुल वही चीज है जो क्यूवी है और ये बिल्कुल वही चीज है जो पोल का स्ट्रेंथ है। सिंस इनकी जो यूनिट है ना, किसकी, इसकी जो यूनिट है आईएल वगैरह की, क्यूवी की, वो देखें, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट होता है एम्पियर इनटू मीटर। इसका यूनिट क्या है, एम्पियर इनटू मीटर। इसलिए इसकी यूनिट को भी एम्पियर इनटू मीटर रखा गया, सो दैट one may feel similarity in between the magnetic pole strength and the current carrying conductor and the moving charges। ठीक है, इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इसका यूनिट को इस तरीके से क्यों प्लेस कर रखा है, जैसे कि हम लोगों ने सुना अभी, एम्पियर इनटू मीटर। ठीक है, इस बात का जरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि व्हाट एम्पियर इज डूइंग इन दिस चैप्टर ऑफ बार मैग्नेट। अंडरस्टूड? ठीक है, एक तो ये हो गया कि जो पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर इनटू मीटर। अब आगे चलते हैं इंफॉर्मेशन नंबर 4 के ऊपर। जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बार मैग्नेट वो ये है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप को हमेशा क्या कहां ले जाता है, नॉर्थ साउथ के लाइन में। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट। प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट मतलब मैग्नेट का सेल्फ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, जो नॉर्थ साउथ में होता है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द
बार मैग्नेट, राइट। जैसा कि हमने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि वो हर डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है। ये प्लस क्यू चार्ज है मान लेते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं 2L है, ठीक है। मैं अगर इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं किसके साथ, एक मैग्नेट के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं एक मैग्नेट के साथ, तो हमें सिमिलैरिटी के नाम पे क्या नजर आएगा बताने जा रहा हूं। यहां मान लेते हैं ये हमने कोई मैग्नेट के बारे में सोचा, ठीक है। यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये डिस्टेंस 2L हमने ले लिया। दिस नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू प्लस चार्ज, while this south pole is equivalent to माइनस चार्ज। इसीलिए मैग्नेटिक चार्ज जब कहते हैं तो नॉर्थ को हमें क्या समझना चाहिए, प्लस वाला बिहेवियर, और साउथ को हमें क्या समझना चाहिए, माइनस वाला बिहेवियर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने डायपोल पढ़ते समय एक डायपोल मोमेंट भी डिफाइन कर रखा था, वो क्या था, चार्ज इनटू सेपरेशन। ऐसे यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक चार्ज यानी कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, ठीक। अब यहां पे ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है इसके यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होता है बेटा इसका यूनिट, एम्पियर इनटू मीटर। ये है एम्पियर इनटू मीटर, एम्पियर इनटू मीटर। जबकि ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होगा बेटा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है। अब इसको भी अगर आप सिमिलैरिटी के फॉर्मेट में देखना चाहेंगे तो भी दिख जाएगा, ठीक है। मैं करके भी दिखाता हूं आपको ये बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट आया है एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है। अगर हम मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म वाले कॉन्सेप्ट में देखें अगर, कि कोई भी कॉइल है, कोई भी कॉइल, राइट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है I और इसका रेडियस R है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता था, 1 टर्न के लिए कितना होता था, I इंटू ए। अब इनके जरा यूनिट्स देखिए आप, I का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया बेटा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इससे मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह बात समझनी होगी कि करंट कैरिंग कॉइल और बार मैग्नेट में कोई इफेक्ट, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब पोल वहां भी हैं, पोल यहां भी हैं, मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइंड यहां भी है, मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइंड यहां भी है। तो क्यों ना हम इसी हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन को भी यहीं पढ़ लें, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें, हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहां से कहां होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहां से कहां होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो मैग्नेटिक ये यहां पे बार मैग्नेट वाले कॉन्सेप्ट में कहां से होगा, कॉन्सेप्ट कॉपी कर लेते हैं बेटा। नेगेटिव वाला क्या चीज है, साउथ, ठीक है, और पॉजिटिव वाला क्या है, नॉर्थ। इसीलिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, आई रिपीट माई सेल्फ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसका डायरेक्शन लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 2-3 बार मैग्नेट बनाए, ठीक है, उसका करके देखते हैं। सपोज एक ऐसा कोई बार मैग्नेट है, एक कोई बार मैग्नेट ऐसा है, ठीक, एक को बार मैग्नेट ऐसा है। नाउ अब इनके जरा पोल्स मार्क कर दे पहले, तब इसको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम लोग बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ठीक है। यहाँ पे साउथ है, ये
यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे इसका साउथ है और इसका नॉर्थ है। यहाँ लिख देता हूँ मैं साउथ, यहाँ लिख देता हूँ नॉर्थ। सपोज ये एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, मान लेते हैं 60 डिग्री है, देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है, ठीक है। तो इस वाले का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, हमने क्या बताया था आपको, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो एम वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना, ये वाला होगा माइनस ऑफ जे कैप। थर्ड वाले का क्या होगा, थर्ड वाले का ध्यान से देखो, साउथ से नॉर्थ लेनी है, माइनस ऑफ आई कैप। और इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए इसके अलोंग, है ना, साउथ से नॉर्थ। उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या आएगा, एम वेक्टर इज इक्वल टू एम cos 60 आई कैप प्लस एम साइन 60 जे कैप। यानी कितना आ गया बेटा, m बाई 2 आई कैप, m बाई 2, यहां पे आ जाएगा m cos 60 था, आई कैप m बाई 2, somehow screen share has stopped, let me do it again. This is screen sharing is stopped. Let me check it first. Now I can share the screen. This is m by 2 I cap plus √3 m by 2 j cap. इसको इस तरीके से हम लोग m को एज अ वेक्टर है ना वो, तो उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो m जो है इस तरीके से हम लोग उसको लिख देते हैं एज पर द डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी आपके पास बार मैग्नेट के लिए, वो क्या था, यहां तक हम लोगों ने शेयर की थी आपके साथ, नंबर 5 तक हम लोगों ने शेयर किया था। अब मैं बता रहा हूं आपको नेक्स्ट वाला, जो बार मैग्नेट में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि न्यूट्रल जोन किसे कहते हैं, न्यूट्रल जोन किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखिए बताता हूं मैं आपको न्यूट्रल जोन क्या होता है। न्यूट्रल जोन बार मैग्नेट में एक ऐसा पॉइंट है, न्यूट्रल जोन कहते हैं इसको। वो बार मैग्नेट में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन की पावर लीस्ट होती है। वो मिडल वाले पार्ट में होता है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन कहते हैं क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का वैल्यू लीस्ट होती है, राइट। अच्छा, अब अगला पॉइंट, एक टर्म होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैं उसको डिफाइन कर करके समझाता हूं आपको। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये जो टर्म है इसमें हमें ये समझना है कि अगर कोई एक बार मैग्नेट है, अगर कोई एक बार मैग्नेट है अवेलेबल, सपोज मैं बना के दिखाता हूं आपको, ऐसा कोई बार मैग्नेट है,
ऑल राइट, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू मान लेते हैं ए है, राइट। और इसकी जो लेंथ है, अच्छा मैग्नेट का लेंथ का मतलब हमेशा मैग्नेटिक लेंथ ही होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ नहीं होता, ठीक है, वो एल है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इस बार मैग्नेट का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल, फाइन। नाउ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसका सिंबल कैपिटल आई होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बार मैग्नेट। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या था बेटा, अभी तो हमने जस्ट पढ़ा है, वो क्या था, कैपिटल एम, कैपिटल एम डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये आ गया वॉल्यूम, ठीक। अगर मैग्नेटिक मोमेंट को भी हम लोग ओपन कर दें इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ, यह जगह एम इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू एल। नाउ एल और एल का एग्जिस्टेंस वहां से खत्म हो गया, तो ये आ गया एम अपॉन ए, ठीक है बेटे। अब यहां पे हम लोग ये देखें कि मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय जो वॉल्यूम था वो अब रिड्यूस होकर हमें क्या दिख रहा है, आई इज इक्वल टू एम बाई ए, ये दिख रहा है हमें, आई इज इक्वल टू एम बाई ए दिख रहा है, राइट। अब आई इज इक्वल टू एम बाई ए को जब हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि अगर आई कांस्टेंट होता होगा, मैंने कहा आई कांस्टेंट अगर होता होगा तो एम इज प्रोपोर्शनल टू ए, हमने इसके लिए लिखा है ऐसा। और फॉर ए गिवन बार मैग्नेट, मैं आपको बता रहा हूं, फॉर ए गिवन बार मैग्नेट, ठीक है, ये आई का वैल्यू कांस्टेंट होता है। इसीलिए पोल स्ट्रेंथ जो है ना वो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी मैग्नेट को कट कर दें, ठीक है, उसका पोल स्ट्रेंथ किस फैक्टर से चेंज हो जाएगा, ये तमाम जो बातें हैं ये जिस फैक्टर से कंट्रोल होती हैं वो एरिया ही है। एरिया का वैल्यू जिस फैक्टर से चेंज हो जाएगा उसी फैक्टर से पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा। इसलिए एम और ए के बीच में सीधा रिलेशन यही है, क्योंकि फॉर ए गिवन बार मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा देखते हैं कटिंग ऑफ मैग्नेट वाले में इसका हम लोग यूज कितना इफेक्टिवली कर पाते हैं। कटिंग ऑफ मैग्नेट, सपोज ये मैग्नेट है, सपोज ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हमने दो इक्वल पार्ट्स में लेंथ के अलोंग, ऐसे लेंथ के अलोंग इसको कट कर दिया। मैंने कहा है दो इक्वल पार्ट्स में, सपोज इस तरीके से इसको हम लोगों ने कट कर दिया। ऐसे कट करने के बाद जो ईच इक्वल हाफ होगा उसका एरिया तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में हाफ हो गया, ठीक है। इसलिए जो न्यू पोल स्ट्रेंथ होगा, जो मैग्नेट बना हमारे लिए, ठीक है, जो दो पीसेस जो हो गए मैग्नेट के, चलो मैं इसके दो पीसेस बना के दिखा देता हूं यहीं पे। ठीक, एक ये और एक ये दोनों पीसेस का जो पोल स्ट्रेंथ होगा, मान लेते हैं इसका पोल स्ट्रेंथ एम डैश है, इसका पोल स्ट्रेंथ भी एम डैश ही होगा। कारण क्योंकि मैग्नेट के जो दोनों पोल्स होते हैं वो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, अलग स्ट्रेंथ के नहीं हो सकते, ठीक है। एम डैश और एम डैश होगा।
जबकि ओरिजिनल का कितना था, ओरिजिनल का m था, ठीक है, ओरिजिनल का मान लेते m था। तो सिंस magnetic pole strength is proportional to area, this is why the new pole strength will be equal to just m by 2 because area has been halved, ठीक है, सिंपल। अगर हम लोग ये वाला चीज को यहां से ऐसे देखें, अगर कि कोई बार मैग्नेट लेंथ के परपेंडिकुलर अगर कट कर लें, लेंथ के परपेंडिकुलर अगर कट कर लें, पहले एक बार जरा मैं बार बना लूं, एक बार बनाया बार मैग्नेट, suppose there is a magnet out here, now this magnet is cut into two equal halves, into two equal halves like this, ऐसे कट कर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में जो दो पीसेस होंगे मैग्नेट के, मान लेते हैं एक ये हो गया बेटे और एक ये हो गया, इसका पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू, इसका पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू, इसका पोल स्ट्रेंथ, इसका पोल स्ट्रेंथ, ये अगर मान लीजिए m डैश है, ये m डैश है, ये भी m डैश है, ये भी m डैश है, और ओरिजिनल वाले का कितना था, m और m, तो m डैश का वैल्यू यहां पे m ही होगा, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया हैज नॉट बीन चेंज्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया वही है इसलिए, ठीक है। एक हम लोग और केस ले लेते हैं जिससे ये बात थोड़ी और क्लियर हो जाए, कि सपोज उसको हम लोग दोनों कट अगर एक साथ लगा दें, दोनों कट एक साथ लगा दें, ये ऐसा कर कोई केस ले लेते हैं, ये कोई मैग्नेट है, इसको हम लोगों ने ऐसे भी काटा और ऐसे भी काटा, ठीक है। हमें शेडेड पार्ट के बारे में बताना है, शेडेड पार्ट के बारे में बताना है कि जो इसका पोल स्ट्रेंथ है वो कितना हो जाएगा। तो अगर शेडेड पार्ट का अगर देखें, m ऑफ शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m by 2, m by 4 नहीं, m by 2 ही होगा, कारण जो एरिया का वैल्यू है वो ओरिजिनल जो एरिया था उस एरिया के कंपैरिजन में जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया कितना है, a by 2, इसीलिए क्या होगा m by 2, ठीक है। ये था कि जब हम लोग बार मैग्नेट को जब हम लोग कट करते हैं तो उसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो कैसे चेंज होता है। अब बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैसे चेंज करेगा, ठीक है, इधर देख लेते हैं उसको भी। मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट, ये अगर इसको देखें तो ऐसे में ये वाला पार्ट अगर देखिए, जब बार मैग्नेट को जब हम लोग कट करेंगे तो कभी लेंथ चेंज हो सकता है, कभी लेंथ चेंज नहीं भी हो सकता है, कभी एरिया चेंज हो सकता है, कभी एरिया चेंज नहीं भी हो सकता है। तो अगर इस वाले में एक कोई केस ऐसा लेके देख समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि सपोज करो कोई बार मैग्नेट था, ये बार मैग्नेट था, ठीक है, इसका जो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट है वो m है, m इज द ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब अगर आप इसे कट कर दें, आप इसे अगर ऐसे कट कर देंगे तो जैसा एक्सिस का हम दिखा रखा है हमने कट का,
उसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेकिन लेंथ चेंज हो रहा। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करूं, m इंटू एल होती है, हमने l मान रखा है इसको पूरे को। ठीक है, तो जो छोटा वाला m है, जो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, वो तो वही रहेगा, लेकिन लेंथ तो आधी हुई ना, इसलिए न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा बेटे वो कितना हो जाएगा, m/2। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस को देखो। इस वाले केस में क्या होगा, अगर कोई बार मैग्नेट हमने लेंथ के अलोंग कट किया, लेंथ के अलोंग अगर कट कर दें, लेंथ के अलोंग कट कर दें, उससे पहले एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे आपने ऐसे कट कर दिया। अब अगर इसके बारे में बात करें कि नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, यहां पे क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ, इसलिए मैं लिखा उसको m डैश। ठीक है, तो कितना हो गया, ये जो नया पोल स्ट्रेंथ है वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल का हाफ इंटू एल, इसीलिए यहां भी कितना हो गया बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, m/2। ठीक है, ये जो m/2 है, यहां भी कितना आ जाएगा हमारा, m/2। ठीक, अगर हम लोग दोनों कट एक साथ लगा दें, एक साथ, तब क्या होगा, इफ वी यूज बोथ द कट साइमल्टेनियसली। ठीक, वो देखते हैं। सपोज दिस इज द मैग्नेट, एक कट ऐसे और एक कट ऐसे, ये कट आइडेंटिकल है। ठीक है, मतलब द 4 पीसेस आर परफेक्टली आइडेंटिकल, फाइन। इसका क्या होगा बेटा, m डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नया पोल स्ट्रेंथ इंटू नया लेंथ। नई पोल स्ट्रेंथ कितनी है, एरिया आधी हुई है और लेंथ भी आधी हुई है। ठीक है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा m/4, क्योंकि हाफ ड्यू टू लेंथ एंड हाफ ड्यू टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इस तरीके से इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोगों ने देखा जब किसी बार मैग्नेट को हम लोग कट करते हैं तो, राइट। अब हम बात करेंगे फोल्डिंग ऑफ बार मैग्नेट के बारे में। अगर किसी बार मैग्नेट को आप फोल्ड कर दें, ठीक है, अगर फोल्ड कर दें तो कैसे, उसका क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा। ये देखिए यहां पे फोल्डिंग, फोल्डिंग से ज्यादा बेहतर वर्ड होगा बेंडिंग। ठीक है, इसको बेंडिंग कह देते हैं, बेंडिंग ऑफ अ बार मैग्नेट। सपोज करते हैं कि स्ट्रेट बार मैग्नेट को, एक स्ट्रेट बार मैग्नेट को, ये है स्ट्रेट बार मैग्नेट है। ठीक है, इसको हमने सेमी सर्कल में, इसको हमने बेंड कर दिया। ठीक, इसको सेमी सर्कल हमने हमने बेंड कर दिया। यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल था, यहाँ पे इसका साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। और जब मैंने इसको फोल्ड करा तो उसकी जो पोल की पोजीशन है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो r है मान लेते हैं। ठीक, तो स्ट्रेट पीस का, जो स्ट्रेट पीस है उसका मैग्नेटिक मोमेंट पहले लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं नॉर्थ। नाउ m स्ट्रेट वाले का कितना होगा बेटे, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। हमने लेंथ रिकॉर्ड कर ली है, ये वाली साउथ से नॉर्थ तक की लेंथ इतनी है। ऑल राइट, ये जो हमारा है ये निकल के आ गया m इंटू एल। इक्वेशन 1, m मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बेंट पार्ट, जिसको हमने फोल्ड कर रखा, तो इसको लिखा मैंने m डैश
इंटू एल डैश। एल डैश क्या चीज है वो देखिए ध्यान से जरा, पोल से पोल तक का डिस्टेंस, यानी कि यहां लिखा एल डैश। फाइन, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब एल डैश तो पता नहीं है, एल डैश तो पता नहीं है, उसको लिंक कर सकते हैं हम लोग। अब ये बताइए एम डैश का क्या होगा? ये जो एम डैश है, एम डैश वही रहेगा या कोई नई वैल्यू हो जाएगी? तो जब बार मैग्नेट को जब हम लोग बेंड करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता, और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होने की वजह से ये स्मॉल एम का वैल्यू इंटैक्ट रहेगा। जहां तक सवाल है एल डैश का, उसको हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये जो पाई आर है, जो इसका सरकमफेरेंस है, जो पाई आर है वही तो इसकी लेंथ होगी। यहां से क्या निकालेंगे बेटा? आर। कितना आ गया? और एल डैश क्या है? 2r है, तो 2r में आप वैल्यू रख दीजिए, इतना आ गया 2l अपॉन पाई। ठीक है, तो एल डैश का वैल्यू कितना आ गया? 2l अपॉन पाई, 2l अपॉन पाई। ठीक, नाउ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ये जो एम बेंट वाला पार्ट है ये कितना हो गया? एम इंटू एल को हम लोग कैपिटल एम कह रहे हैं, तो कितना आ गया? 2m अपॉन पाई। मतलब क्या हुआ, कम हो गई कि ज्यादा हो गया? 2 बाई पाई है ना, सो लेस देन 1। तो ये एम बेंट जो है, ये जो एम बेंट है, एम बेंट, दिस इज लेस देन ओरिजिनल वन। ऐसा निकाला करते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, आपने खाली ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब उसको बेंड किया आपने, तो पोल से पोल तक की डिस्टेंस कितनी है ये आपने देखनी है बस। ठीक है, ये था बेंडिंग वाले में एग्जांपल 1। ठीक, एक और एग्जांपल लेके देख, इस बात को समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। राइट, ये देखो एग्जांपल 2। स्ट्रेट बार मैग्नेट को इस बार हमने क्वाड्रेंट में बेंड कर दिया। सपोज ये हमने कोई स्ट्रेट बार मैग्नेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कोई एक स्ट्रेट मैग्नेट सेलेक्ट कर लिया है ना। अब इसको हमने बेंड कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कुछ बेंड कर दिया इसको ऐसे। ठीक है, कि ये जो है ये एक क्वाड्रेंट जैसा फॉर्म करता, क्वाड्रेंट ही है। ठीक है, ये फॉर्म करता, ये नॉर्थ है, ये वाला साउथ है। ऐसे इसको बेंड कर दिया मैंने। बेंड करने के बाद हमें निकालना है इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, जो नई वाली होगी वो कितनी होगी। ठीक है, पहले यहां देख लेते हैं। ये ज्योमेट्रिक लेंथ डॉट टू डॉट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है बेटे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू अगर एम डैश है और इसका एम, तो कितना हो जाएगा? एम इंटू एल। इक्वेशन 1, एम डैश कितना होगा हमने पढ़ रखा है अभी। फोल्ड करने से क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा, इसलिए ये एम, जो एम डैश लिखा मैंने, वो मैंने उसको स्मॉल एम भी लिख दिया जी। लेंथ कितनी होगी बेटे? यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से इसको मैं शो कर देता हूं। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ये कहलाएगा एल, पोल टू पोल डिस्टेंस कहलाएगा एल। तो अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस अगर आर है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ कितना लिखेंगे? ये आएगा √2r। √2r हो गया। अब मुझे आर को लिंक करनी हो किसके साथ? किसके साथ? एल के साथ। ठीक है, जो कर सकते हैं। तो बेंड कर दिया आपने, तो दिस इज 1/4 ऑफ द पेरीमीटर।
दैट इज इक्वल टू एल। ठीक है बेटे, तो ये आ गया पाई आर बाई 2 इज इक्वल टू एल, राइट। देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2l अपॉन पाई। यहां रख देते 2l अपॉन पाई, 2l अपॉन पाई, राइट। ये कितना था, पाई आर बाई 4। हाँ ठीक है बेटा, ये तो हो गया आर का वैल्यू, और एक √2 पहले से था, यहां रख दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 से आप एम डैश का वैल्यू देखिए कितना आएगा। एम इंटू एल को हमने बोलना है कैपिटल एम, तो कितना आ जाएगा 2√2m डिवाइड बाई पाई, निकल के आ गया। तो ऐसे हम लोग किसी भी तरीके से अगर उसको बेंड करें तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ बार मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट के ऊपर दूसरा मैग्नेट अगर रखा हुआ हो तो, ठीक है। प्लेसिंग बार मैग्नेट्स ओवर वन अनदर। अगर अपने पास कुछ मैग्नेट हैं और मैंने एक के ऊपर एक रखा है, ठीक है, चर्चा इसकी करूंगा। सपोज करो बेटे कि मेरे पास 3 मैग्नेट हैं, 3 मैग्नेट है मेरे पास। ये पहला मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ठीक, और ये तीसरा मैग्नेट है। आप इनके लुक पे मत जाना, ये आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं, आई मीन लेंथ वाइज, ठीक है। लेंथ वाइज आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं। अब इनको मैंने, इनका मैग्नेटिक मोमेंट है m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m2, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m3, ठीक है। जिनके पोल्स भी दिखा देते हैं, इनके पोल्स दिखा दिए हमने कि वो इस तरीके से हैं, ठीक है। अब हमने इन बार मैग्नेट्स को एक के ऊपर एक रखा, रखने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये m3 वाला है, इसके ऊपर रखा हमने m2 वाला, ठीक, और उसके ऊपर हमने रखा जिसको हमने पर्पल कलर से बना रखा है, ऐसे रखा। फाइन, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। इसको हमने ऐसे रख रखा है इसके ऊपर, ठीक है बेटा। अब इनके जरा पोल्स को भी देख लें कि जब इसको रखा था तो इनकी पोल्स की पोजीशन वो किस तरीके से थी। ये वाला m3 है, ये वाला m2 है, और ये वाला m1 है। सपोज ये वाला s है, ये वाला n है, ये वाला s है, ये वाला s, ये वाला s है, और ये वाला n है, ठीक है। ऐसे रख रखा है, ये आपस में रिपेल भी कर रही होंगी, लेकिन उसको हमने सिस्टम को टाई कर रखा होगा। तो ऐसे में जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट होती है ना, वो वेक्टर सम होगा सबका, ठीक है। बताओ m1 का जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, आई कैप में है, साउथ से नॉर्थ होती है ना बेटे, तो क्या लिखेंगे इसको, m1 आई कैप प्लस m2 साउथ से नॉर्थ, ये आ गया m2 माइनस ऑफ आई कैप। तीसरा m3 भी माइनस ऑफ आई कैप, ठीक। दिस इज द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सच सिस्टम इन विच इफ मोर देन वन मैग्नेट्स आर प्लेस्ड इन दिस। अगर हम इसको रखने का तरीका
मान लें कि इसमें से कोई दो को ही अगर रखे हम, ठीक है, सपोज M1 और M2 को रख देते हैं ऐसे, ऐसा रख देते हैं। अगर M1 को रखा बेटा ऐसे, और M2 को रखा है ऐसे, ऐसा रखा, ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ऐसा रखा। तो इस वाले केस में जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो भी वेक्टर सम ही आएगा, ठीक है, वेक्टर सम जो जो हमें लेना है हमेशा, ठीक है। अब वेक्टर सम ये बताइए, अगर हम पर्पल वाले का देखें अगर, ठीक है, वेक्टर सम करके निकाल के इसका देख लेते हैं। एम इफेक्टिव कितना आएगा इसका, ये M1 आई कैप प्लस M2 जे कैप, ठीक है, जो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। इसको इस तरीके से देखना है आपने कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिए थे ऑल थ्री यूज्ड हमने किए, सेकंड वाले हमने क्या किया, कोई दो ही यूज किया, कौन से M1 और M2 यूज किया। अब मैं M2 और M3 को यूज करूंगा, ठीक है, थर्ड तरीके से ये बताने के लिए तब इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहां देखो M3 और M2 को लेते हैं, मतलब कि एक हो गया ग्रीन वाला और एक हो गया ब्लू वाला, ठीक है ना। लो अब मैं इसको ऐसे बनाया, ठीक, साउथ नॉर्थ, और उस मैग्नेट को हमने जो ब्लू वाला था उसको हमने ऐसे बना दिया, इसको टाई कर रखा होगा, ठीक, ये इस तरीके से है, ये साउथ है और ये नॉर्थ। ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक। तो ये वाला है M2 और ये वाला है M3, ठीक है। पहले वेक्टर बनाओ बेटे, जो M2 वेक्टर है, जो M2 वेक्टर है वो कहां से कहां है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हो गया हमारा M2, लुक एट हियर, ये आ गया हमारा M2 और ये आ गया हमारा M3। तो M2 और M3 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये वाला हमारा M2 का डायरेक्शन है। तो ऐसे में हम वेक्टर का फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसको ऐड कर लेंगे कैसे, M इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना, M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस 2 M2 M3 कॉस, कॉस कितना होगा 120 डिग्री। इसको सारे वैल्यू डाल करके इसका इफेक्टिव निकाल लेंगे, इफेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है बार मैग्नेट का एम इफेक्टिव, राइट। अच्छा, तो हमने बार मैग्नेट की फोल्डिंग देख ली, हमने बार मैग्नेट का कट देख लिया, हमने बार मैग्नेट का प्लेसमेंट देख लिया कि उसकी कि वो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट है वो चेंज कैसे होता है। आइए अब बात करते हैं बार मैग्नेट में जब उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब, राइट। बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। सपोज करो बेटा कि ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना रखा है ऐसे कुछ इस तरीके से, ये हमने कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। ऐसा कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ मैंने बता दी B है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट ऐसे प्लेस्ड है, ऐसे प्लेस्ड है, यहां पे इसका नॉर्थ है, यहां पे इसका साउथ, नॉर्थ साउथ
और ये L मान लेते हैं, चलो 2L ले लेते हैं, आधा आधा ले लेंगे उसका, ठीक है ना। अब नॉर्थ पोल के ऊपर किधर लगेगा फोर्स, तो मैं आपको बता चुका हूं, नॉर्थ पोल इज रिगार्डेड एज प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। हम इस बात को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया हमने। तो नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE। देखिए हमने कहा है QE, लेकिन दिमाग मेरे चल रहा है क्या, M और B, क्योंकि Q वही चीज है, Q वही चीज है जो यहां का M है। अच्छा साउथ पोल क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा, ये आ गया MB, ये फोर्स लग गया ऐसे, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगा है MB इधर और ये MB इधर, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक। इसके ऊपर टॉर्क लग जाएगा, टॉर्क मतलब ये जो फोर्सेस हैं ये कपल फॉर्म कर गए ना। अब जब कपल फॉर्म कर जाएंगे तो इट विल ब्रिंग अ टर्निंग इफेक्ट। तो इस तरीके से ये मैग्नेट को घुमाने की कोशिश करेगा, जिसको मैं दिखा देता हूं। ऐसे उसको घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे, ये टॉर्क की वजह से। अब टॉर्क कितना होगा, या तो हम कॉन्सेप्ट डायरेक्टली कॉपी कर लें, ठीक है, डायरेक्टली कॉपी करने में ही फायदा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट परफेक्टली आइडेंटिकल है। मतलब ये भी नहीं बोलना चाहिए कि इट इज समव्हाट इट इज सिमिलर, इट इज नॉट सिमिलर, इट मतलब इट इज नॉट टू सम एक्सटेंट सिमिलर, इट इज परफेक्टली सेम, ठीक है। तो जब परफेक्टली सेम है तो वहां पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, P क्रॉस E, ठीक है। लेट मी कॉपी द कॉन्सेप्ट, लेट मी कॉपी द कॉन्सेप्ट। यहां क्या होगा, यहां डायपोल मोमेंट की जगह पे यहां क्या आता है, यहां तक कैपिटल M, और E की जगह पे क्या आता है B, ठीक है। तो इसको वेक्टोरियली आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा, this becomes the formula to calculate the amount of torque which is acting on the bar magnet when placed at some angle theta, ठीक है। नाउ इसी फॉर्मूले से ये सब पॉइंट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे कि जीरो टॉर्क कब कब लगता होगा, ठीक है, जब साइन थीटा का वैल्यू जीरो होगा। साइन थीटा का वैल्यू जीरो होने की कंडीशन दो होती है, एक तो क्या, थीटा इज इक्वल टू 0 हो और थीटा इज इक्वल टू 180 हो, ठीक है। इन कंडीशन में टॉर्क नहीं लगता, कारण वो जो साइन का वैल्यू है वो 0 हो जाता है। मतलब क्या हुआ, या थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, एम वेक्टर, लिसन, एम वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए, और 180 का मतलब क्या हो गया, एम वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, तो जब साइन थीटा का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा। अब साइन के टेबल में सबसे सबसे हाईएस्ट तो +1 ही होती है, तो यहां क्या लिख दें कि टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी, टॉर्क मैक्स, वो होगा MB और 1। ये 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, जब साइन ऑफ थीटा का वैल्यू 1 हो गया, यानी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। मतलब बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर फील्ड है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखा जा सकते हैं, एम वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम लगती है, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट है, मतलब वहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक से एकदम कॉन्सेप्ट को कॉपी ही करनी है, बिकॉज वो भी डायपोल फिजिक्स है, ये भी डायपोल फिजिक्स है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, राइट। इसमें इसको पढ़ते समय इसका ध्यान रखना है कि हम सिंबल्स जो कॉपी करेंगे वो ठीक से हों। फॉर एग्जाम्पल
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है बेटा, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E, ठीक है। नाउ ऑन द सेम पैटर्न इफ वी कॉपी डाउन द कॉन्सेप्ट, इट विल बी, क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE cos theta will look like minus of MB cos theta. Clearly over here theta is the angle between the M vector and B vector. So potential energy of a dipole का फॉर्मूला ही निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं इनके ग्राफ दिखाता हूं आपको, टॉर्क का ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। फाइन, ग्राफ्स, टॉर्क और थीटा के बीच में। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो यहां कैसा साइन का ग्राफ फॉलो करेगा, यहां से हमने बनाया, ये ऐसा फॉलो करेगा, टॉर्क का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और अगर यू का ग्राफ अगर बात करें तो यू वर्सेस थीटा, तो यू वाले में देखो फॉर्मूले में क्या है, कॉस की साइन, अगर हम लोग यहीं पे ड्रॉ करें, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा है, ठीक है। तो यू वर्सेस थीटा ग्राफ ऐसा कैसा होगा, u वर्सेस थीटा, फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। अब कॉस का ग्राफ जो है वो नहीं है, माइनस कॉस का ग्राफ है, तो यहां शुरू हो जाएगा नीचे से, बिकॉज फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 यू विल बी नेगेटिव, ठीक है। एंड सो ऑन, फाइन। अगर यही ग्राफ मैं ड्रॉ करता माइनस यू का, तो मैं ग्राफ को लेता फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट कर लेता, ठीक है। नाउ एक छोटी चीज इसके अंदर बच गई है, उसको भी मैं फॉर्मूला कॉपी करके आपको दे देता हूं कि वो कितना होगा। आपको याद होगा, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कितनी होती थी, W इज इक्वल टू माइन पी कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो यहां कैसा हो जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू पी की जगह पे क्या आ जाएगा, पी की जगह पे वही सिंबल्स खाली चेंज करने पड़ेंगे, क्या आ जाएगा, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। एक बार मैग्नेट जब प्लेस होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है नेगेटिव में है, माइनस कितना, एम बी कॉस थीटा, ठीक। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, और एक वर्क डन, जो वर्क डन है वो है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, राइट बेटा, दो हो गए। और तीसरा, यही बार मैग्नेट वाले जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई होती है, तो हमें यही तीन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है, राइट। अच्छा, अब हम इस बार मैग्नेट को, जिसके ऊपर टॉर्क इतनी लगती है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और वर्क डन इतना करना पड़ता है, जब इसको हम लोग यहां से ऐसा देखें, सेलेक्ट न्यू पेज, टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे, टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट,
दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट। जब किसी मैग्नेट को, जैसे मैंने वर्क डन निकालते समय, पोटेंशियल निकालते समय, टॉर्क निकालते समय हमने किसी बार मैग्नेट को रखा था, ठीक है, तो ऐसे ही एक केस अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लाइनें हैं ये सब रिप्रेजेंटर हैं किसके, यूनिफॉर्म फील्ड के, ठीक है बेटे, ये यूनिफॉर्म फील्ड के रिप्रेजेंटर है। इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, ठीक, थोड़ा ये कर्व हो गया, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। ये मैग्नेट ऐसे रखी हुई है और ये मैग्नेट को जब हम लोग फ्री छोड़ेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग फ्रीली छोड़ेंगे, फ्रीली, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब रखते हैं यहाँ पे जैसा, तो आपको बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसके ऊपर टॉर्क लग करके, ये टॉर्क लग करके ऐसे घूमने लगता है। जब घूम करके ये और आगे आ जाएगा, ये एंगल मान लेते थीटा है, तो कभी ये मैग्नेट ऐसा भी हो जाएगा, जब घूम करके एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है, ये ऐसा भी हो जाएगा। ठीक, फिर इसके ऊपर टॉर्क लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, वो टॉर्क लगेगा तो उस टॉर्क की वजह से ये फिर ऐसे मूवमेंट में आ जाएगा, तो ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। हमें इसके स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब दिस एंगल थीटा इज नॉट वेरी वेरी लार्ज, राइट। तो हम लोग क्या करें, जो टॉर्क है, जो टॉर्क का फॉर्मूला है उसको एक बार विजुलाइज करते हैं। टॉर्क अपने पास है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये एंगल का वैल्यू बहुत स्मॉल है और रेडियन में लें तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज एम बी थीटा, राइट। ये टॉर्क रिस्टोरिंग है, इसीलिए माइनस ऑफ एम बी थीटा आ गया, फाइन। नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर एंगुलर एलएचएम, टॉर्क इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विथ नेगेटिव एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे में क्या होगा, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, किससे, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी थीटा है ना, तो ये वाला जो हमारा टर्म है आप इसको अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, इसको अगर डिवाइड कर दें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या इतना आ जाएगा बेटा, ये एम बी डिवाइड बाई आई और ये हो जाएगा थीटा, है ना। अब टॉर्क डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया हमारा क्या, अल्फा, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी अपॉन आई times theta. This is the standard equation of simple harmonic motion. Now if we compare this equation with standard equation of simple harmonic motion, which is, वो क्या होता है, चलो वो भी लिख देता हूं, वो होता है अल्फा इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज दिस, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, जिससे ओमेगा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एम बी डिवाइड बाई आई। नाउ ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, ये कितना हो गया बेटे, इधर आ जाएगा कितना, एम बी डिवाइड बाई आई। नाउ अब अगर देखें इसको टाइम पीरियड के लिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करने फाइनली, ये दिख जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई डिवाइड बाई एम बी। सिंबल्स हैव देयर स्टैंडर्ड मीनिंग, क्या क्या है इसमें, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट ऑसिलेट्स, ठीक है। अगर मैं इसको
थोड़ा ओपन करके, मतलब आई को मैं अगर ओपन करके लिखूं तो ये इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ WL² डिवाइड बाय 12। अगर ये मिडिल से ऑसिलेट कर रही है तो यहाँ W मैंने लिया मास ऑफ द बार मैग्नेट, बिकॉज ऑलरेडी स्मॉल m is in practice. Small m is being used for pole strength and capital M is being used for magnetic moment. इसलिए वो सिंबल मैंने नहीं लिया, मैंने वो ले लिया ऐसा, डिवाइड बाई कैपिटल M स्मॉल m इंटू L टाइम्स B। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मास ऐसा हो गया। अगर हम मास को भी अगर इसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में अगर हम लोग ओपन कर सकें तो इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये W क्या हो जाएगा, यहाँ पे W हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बन गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं डी डेंसिटी। ठीक है, तो ये है टाइम पीरियड किसी एक बार मैग्नेट का जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता हो। फाइन, ऑलराइट। अच्छा, अब एक चीज और है कि दो मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो उसमें एक बार मैग्नेट का सेटलमेंट एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेटलमेंट एंगल वो देखने जा रहे हैं। सेटलमेंट एंगल क्या होता है बताने जा रहा हूं। सेटलमेंट एंगल, फर्ज करिए कि दो फील्ड हैं, एक फील्ड है ऐसे, ठीक है, आई कैप में, और एक फील्ड है जे कैप में। ठीक है, एक आई कैप में और एक जे कैप में। B1 जो है वो आई कैप में है और B2 जो है वो जे कैप में है। तो अगर मैं एक मैग्नेट को रखूं तो क्या वो B2 के अलोंग होगा कि B1 के अलोंग होगा। अगर B2 मिसिंग है तब तो आ जाएगा B1 के अलोंग। अगर B1 मिसिंग है तो आ जाएगा B2 के अलोंग। लेकिन अगर इसमें से कोई भी मिसिंग ना हो, ठीक है, तब कैसा होगा, तो ऐसा हो जाएगा कि वो इट विल बी समवेयर इन बिटवीन B1 एंड B2। वो समवेयर कैसे निकालना है वो बताने जा रहा हूं। यहां देखिए, सपोज करते हैं मैग्नेट सेटल कर गया इस एंगल पे, मतलब फाइनली यहां आकर के वो अब रेस्ट पे आ गया। ठीक है, ऐसा आ गया। जिस पर्टिकुलर एंगल पर ये फाइनली सेट कर गया, हम इसी एंगल को सेटलमेंट एंगल कहते हैं। ये एंगल सेटलमेंट एंगल है यहां का। ठीक, तो अब ये बताओ, अभी M वेक्टर और B1 के बीच में जो एंगल कितना बन रहा है, M और B के बीच में, M और B के बीच, कैपिटल M और B के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। और कैपिटल M और B2 के बीच में कितना कितना बन रहा है, वो है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फील्ड लिखूं, टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फील्ड, वो कितना होगा, MB साइन थीटा। और टॉर्क ड्यू टू अगर मैं लिखूं सेकेंड फील्ड यानी कि B2, यहां B1 लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा वो MB2 क्या, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, जो टॉर्क 2 के लिए MB2 कॉस थीटा हो जाएगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क 1 का वैल्यू टॉर्क 2 के बराबर होगा, यानी MB1 साइन ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू MB2 कॉस थीटा। यहां से M और M कैंसिल हो जाएंगे बेटे, ये कैंसिल हो गए, तो B2 इज इक्वल टू क्या आ गया, B1 tan थीटा। सेटलमेंट एंगल ऐसे निकाली जाती है, B2 डिवाइड बाई B1। ठीक, मतलब एक ऐसा एंगल जहां पर बार मैग्नेट फाइनली सेटल कर गया कि वो ना तो वो B1 के लॉन्ग है ना ही वो B2 के लॉन्ग है। अंडरस्टूड। विद दिस कॉन्सेप्ट मैं आज की क्लास यहाँ पे खत्म करता हूँ। मैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने अगली क्लास में आऊंगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।